अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे मारूजी सवालात या मुतबादिल किस्म के सवालात भी कहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज हमारा ये तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मारूजी सवालात के, तो ये 20 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि हम क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस कर लें कि जब एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए तो 20 में 20 हम सही कर पाएँ। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएँ और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से पहले हम आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। आपके कुछ मसाइल हैं, पहले उन्हें हल करते हैं। जैसे एक डाउट आया है फयाज अहमद का। ये कह रहे हैं मैम क्वेश्चन नंबर 15 का अखबार ही होगा ना? मुझे भी वही लग रहा है, बट क्वेश्चन बैंक में खबरें दिया है, क्या करें? यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज्ड थे। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, पहले उसको गौर से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया है लफ्ज़ खबर की जमा होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है खबरें, दूसरा है अखबार, तीसरा है खबरों, चौथा है खबरियात। तो जो खबर है इसकी जमा अखबार ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में अखबार नहीं होता तब हम खबरें के साथ जा सकते थे, लेकिन जब इस खबरें से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है तो हम उसी को लगाएंगे। तो जो खबर की जमा है वो अखबार ही होगा। 100% यही सही जवाब है। इसके बाद अगले डाउट पर आते हैं। अगला डाउट जो है ये यूज़र करके आया है कि मैम क्वेश्चन नंबर 18 में अर्ज़ की मीनिंग ज़मीन होती है तो उसका उल्टा आसमान होगा, जबकि समा का मतलब ज़माना, दौर होता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। मैम मेरा 20 में 20 करेक्ट है, शुक्रिया। तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है लफ्ज़ अर्ज़ का मुतज़ाद क्या होता है। अब गौर करिए क्या पूछा गया है, लफ्ज़ अर्ज़ का। अगर यहाँ पूछा जाता कि आसमान का मुतज़ाद क्या है या ज़मीन का मुतज़ाद क्या है, तब हम ज़मीन पूछता तो आसमान लगाते, आसमान पूछता तो ज़मीन लगाते। लेकिन जब यहाँ लफ्ज़ अर्ज़ आया है तो हम उसी के मुताबिक जवाब देंगे। तो आसमान और ज़मीन नहीं होगा, समा। जैसा आप बता रहे हैं कि समा का मतलब होता है ज़माना, दौर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन समा के और भी कई मतलब होते हैं। समा के माने फलक होता है, आसमान होता है, वक्त होता है, या किसी चीज़ का इंतहाई बुलंद हिस्सा को भी हम समा कहते हैं। तो समा के कई माने हैं। तो अर्ज़ का जो मुतज़ाद होगा वो समा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है महसुरुन निशा का। ये कह रही हैं मैम आप एक वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट सवाने हयात करवा दीजिए, एक ही वीडियो में, प्लीज़ प्लीज़ मैम। तो देखिए सवाने हयात इसी को हालाते ज़िंदगी भी कहते हैं। यूँ तो मैंने जितने भी शायर और अदीब हैं उन सब के हालात ज़िंदगी करवाया हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके बिना पर 2 शायर और 2 अदीब के हालात ज़िंदगी भी हमने करवाया है। तो आप उसे वहाँ से देख लीजिए। और इन्हीं का एक और कमेंट आया है महशरुन्निसा का ही कि मैम और सारे इम्पॉर्टेंट मजनून करवा दीजिए। तो शायद ये इनकी टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये मजनून ना होकर मजमून होगा। मजमून कहते हैं जिसे इंग्लिश में
एस्से कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। वो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मैम एक वीडियो बना दीजिए और लिख कर बता दीजिए कि कैसे लिखें। तो मजमून भी मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या आप यूँ कहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मजमून, तो वो नहीं करवाया है। तो कुछ मजमून को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी और उसको लिखना भी बताऊँगी। तो अभी पहले हम कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लें, उसके बाद करते हैं इसको। इसके बाद एक और कमेंट आया है सम्यून का। ये कह रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ फिर से मॉडल पेपर लाइए प्लीज़। ये 5 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया था और एक दिन पहले भी इनका फिर से कमेंट आया कि मैम प्लीज़ मॉडल पेपर ले आइए। तो यानी ये मॉडल पेपर के लिए काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको 2024 का जो मॉडल पेपर है वो करवाया हुआ है और उसके बाद फिर आपको सिलेबस भी दिखाया है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद हमने जो आपको बताया है कॉपी लिखने का तरीका, उसमें बताया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट में से भी छाट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझिए उसको करवा दिया है। तो अब जब ये सारी चीज़ें आपको पता हैं तो आप फिर से मॉडल पेपर के लिए क्यों परेशान हैं। लेकिन अब हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये 20 नंबर जो हैं इसका नहीं पता ये कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो हम हर तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आ रहे हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करिए और मॉडल पेपर उतना ही काफ़ी है आपके लिए। जिन जिन टॉपिकों को मैंने बताया उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक और कमेंट आया है बिल्ला सैफी के नाम से। ये कह रहे हैं कि किसी भी सबक का पैराग्राफ कैसे पहचानें, नस्र और नज्म और गज़ल को भी कैसे पहचानें प्लीज़ मैम। तो गज़ल के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि उसको कैसे पहचानें, क्योंकि गज़ल की तशरीह करने के लिए भी दिया जाता है एग्ज़ाम में, और इसके अलावा आपको एक गज़ल का एक शेर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके शायर कौन है, यानी इसके लिखने वाले कौन हैं। तो वो ट्रिक अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ये सबक का जो पैराग्राफ आप पूछ रहे हैं कि उसको कैसे पहचाने कि नस्र का है नज्म का है, तो ये आपको देखने से पता चल जाएगा। लेकिन आपको इसके इन सब के लिए पैराग्राफ को पहचानने के लिए थोड़ा सा किताब को भी पढ़ना होगा, बुक को भी पढ़ना होगा, तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। जैसे अगर किसी पहाड़ी का जिक्र हो, कश्मीर की घाटियों का जिक्र किया जाए, तो आप समझिए कि ये अगर वो नस्र है तो नस्र तो कश्मीर है ही, लेकिन अगर वो नज्म है तो नज्म तो कश्मीर है, चकबस्त ने लिखा है। लेकिन अगर नस्र में कश्मीर के पहाड़ियों का जिक्र किया जाए तो आप उस पैराग्राफ से ये समझिए कि ये पैराग्राफ जो है ये पूरे चांद की रात से लिया गया है। और अगर किसी गरीबी का जिक्र किया जाए, गुर्बत का जिक्र किया जाए, तो वहाँ आप समझिए कि उसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और उनका जो अफसाना है वो गौदान है। और ऐसे कर करके अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर चारपाई का जिक्र है तो वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो लिखा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर हिंदुस्तान के पुरानी तारीखियों का कोई जिक्र पैराग्राफ में मिले तो आप ये समझिए कि ये हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से लिया गया है। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पढ़ना भी होगा। आई होप मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर पाई हूँ। और अगर आपको इस जो आज का हम मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं या इससे पहले जो कभी पढ़ाया है, तो अगर आप उनमें कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में आपके कमेंट को, आपके डाउट्स को लिया जाए। तो चलिए अब हम अपने मॉक टेस्ट की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कि नाविल गौदान का मरकज़ी किरदार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हीरा, दूसरा है हूरी, तीसरा है गोबर, चौथा है मंगल। तो अगर आप नाविल गौदान को आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये चारों किरदार उसमें मिले होंगे। लेकिन आप क्वेश्चन पर गौर करिए। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि मरकज़ी किरदार कौन है। तो जो नाविल गौदान है जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इसका जो मरकज़ी किरदार है ये हूरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पूछा गया है कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है शाह बैत, दूसरा है हासिल गज़ल, तीसरा है बैतुल गज़ल और चौथा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा सही होगा। तो जो गज़ल है उसके सबसे अच्छे शेर को शाह बैत कहते हैं और हासिल गज़ल भी कहते हैं, बैतुल गज़ल भी कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें पूछा गया है यास का असल नाम क्या है। यास यागाना चंगेजी के नाम से हम जिनको जानते हैं, तो इनका असल नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है वाजिद हुसैन, दूसरा है मोहम्मद हुसैन, तीसरा है फजलुल हसन, चौथा है साजिद हुसैन। तो बताइए कौन सा सही होगा। और लास्ट में आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन जो 20 क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आई हूँ, तो इन 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कैसे और समझाऊं कि आपको सारा समझ में आ जाए। तो अभी आप मॉक टेस्ट जो सॉल्व कर रहे हैं, किसी के 14 आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, किसी के 18 आ रहे हैं और किसी किसी के तो 20 में 20 भी सही हुए जा रहे हैं। तो अभी आप कितने तैयारी और बेहतर से कराऊं कि आपके 20 के 20 सही हों। तो ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम, यहाँ आप गलतियाँ करें और सीखें। तो यास यागाना चंगेजी जो हैं, इनका असल नाम क्या है। तो फजलुल हसन तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नाम हसरत मोहानी का है। किसका है? हसरत मोहानी का असल नाम फजलुल हसन है। तो मोहम्मद हुसैन भी नहीं होगा क्योंकि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम है। तो ये 2 ऑप्शन आप जब हट गए तो अब आप बताइए कि साजिद हुसैन होगा या वाजिद हुसैन होगा। तो यास यागाना चंगेजी जो हैं, इनका असल नाम वाजिद हुसैन है। पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। साजिद हुसैन नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है नज़ीर अहमद, दूसरा है सज्जाद हैदर यल्दरम, तीसरा है हादी रसुआ, चौथा है कृष्णचंद। बताइए कौन सा सही होगा। तो जो नज़ीर अहमद है, ये कौन है? ये उर्दू के पहले नाविल निगार हैं। याद रखिए, नाविल निगार। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, आप क्वेश्चन पर गौर करिए। तो यहाँ पूछा गया है अफसाना निगार, उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है? तो वो हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हादी रसुआ नहीं होगा, कृष्णचंद भी नहीं होगा क्योंकि ये शहंशाह अफसाना कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम नहीं होता और एक नाम होता प्रेमचंद, तो हम ऑप्शन यही लगाते, मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद ही उर्दू के पहले अफसाने निगार कहे जाते हैं। और इसके साथ साथ सज्जाद हैदर यल्दरम को भी उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता है, ये भी याद रखिए। और इनका जो सज्जाद हैदर यल्दरम है, इन्होंने कौन सा अफसाना लिखा वो भी आप याद रखिए। तो एक अफसाना है जिसका नाम है नशा की पहली तरंग। क्या नाम है? नशा की पहली तरंग। ये इनका पहला अफसाना है और ये उर्दू का पहला अफसाना भी कहा जाता है, नशा की पहली तरंग। याद रखिए। और इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इसको लिखने वाले सज्जाद हैदर यल्दरम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रेमचंद का नाम दिया जाएगा तो उस जगह पे सज्जाद हैदर यल्दरम नहीं होंगे, तब दिया जाएगा। अगर इनका नाम होगा तो उनका नहीं होगा, प्रेमचंद का। अगर प्रेमचंद का होगा तो सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि हाली के स्वाह की किताब का क्या नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मिरातुल उरूस, दूसरा है हयात जावेद, तीसरा है हयात अहमद, चौथा है हयात काली। बताइए कौन सा सही होगा। तो जो मिरातुल उरूस है, ये तो क्या है? ये उर्दू का पहला नाविल है, जिसको किसने लिखा? जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। किसने लिखा? डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है मिरातुल उरूस। ये उर्दू का पहला नाविल है, तो ये नहीं होगा। और हयात जावेद, हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हयात जावेद ही हाली की सवाने हयात है। और हयात अहमद बिल्कुल नहीं होगा, हयात काली भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, हयात सऊदी होता तो हम मानते, क्योंकि हयात सऊदी को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा और हयात जावेद को भी लिखा। और हयात जावेद जो है, इसमें इन्होंने किसका जिक्र किया? तो जो सर सैयद अहमद खां हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है, जिस किताब का नाम है हयात जावेद। ये भी याद रखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कसद के क्या माने होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है बातें करना, दूसरा है जलन करना, तीसरा है इरादा करना, चौथा है तारीफ करना। बताइए क्या होगा। तो कसद, कसीदा जो है ये कसद से ही बना है, तो बातें करना नहीं होगा बल्कि इरादा करना होगा। इरादा करना यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कसद ना होकर यहाँ पर हसद होता, तब हम कहते जलन करना होता। लेकिन हसद नहीं है, कसद है, तो कसद के माने होता है इरादा करना, और कसद से ही कसीदा बना।
इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। यहाँ पूछा गया है कि आल अहमद सुरूर की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इसे आप सरवर ना पढ़िए, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं आल अहमद सरवर, तो ये सरवर नहीं लिखा है बल्कि सुरूर लिखा है। आल अहमद सुरूर की पैदाइश कहाँ हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है बदायूं, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है फैज़ाबाद। बताइए कौन सा सही होगा। तो जो आल अहमद सुरूर हैं ये बदायूं में पैदा हुए थे, जहाँ पर फ़ानी पैदा हुए थे। तो फ़ानी बदायूनी के नाम से मशहूर हैं, तो ये भी बदायूं में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश भी बदायूं में हुई थी और आल अहमद सुरूर की भी पैदाइश बदायूं में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है नुस्खा हाय वफा किस शायर का मजमुआ कलाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फ़ानी, दूसरा है जिगर, तीसरा है हसरत, चौथा है फैज़। तो जो नुस्खा हाय वफा है ये फैज़ अहमद फैज़ का क्या है, मजमुआ कलाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है पाता नहीं जो लज्जते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है असगर, तीसरा है फैज़, चौथा है फिराक। बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ क्या हमें लास्ट में देखना है, तो को मैं आया है। अगर यहाँ पर कहाँ आता तब तो हम हाली के साथ जाते हैं। तो हाली को हमने कैसे याद किया है, ये ट्रिक के जरिए याद किया है। कहाँ, अगर कहाँ आएगा, नज़र कहाँ, असर कहाँ, जिगर कहाँ, तो ये सब लफ्ज़ आएंगे कहाँ। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, लेकिन यहाँ को मैं आया है। तो को मैं से हमने याद किया है असगर गोंडवी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फैज़ अहमद फैज़ को हमने कैसे याद किया है, कोई होगी से याद किया है। कैसे याद किया है, होगी, नज़र होगी, बसर होगी, सहर होगी, तो होगी आएगा अगर लास्ट में, तो इसको लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने। और फिराक गोरखपुरी जो हैं उनको हमने कैसे याद किया है कि जो था, क्या है कि जो था। अगर लास्ट में किसी शेर के आपको दिखे कि जो था, तो इसको लिखने वाले फिराक गोरखपुरी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें पूछा गया है गरम कोट अफसाना किसने लिखा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा है सादत हसन मंटू, तीसरा है कृष्णचंद, चौथा है अब्बास हुसैन। बताइए कौन सा सही होगा। तो गरम कोट पूछा गया है तो हम बताएंगे इसको लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कोट ना पूछकर आपसे पूछा जाता कि गरम सूट अफसाना किसने लिखा, तो गरम सूट, बस इतना डिफरेंस है सूट और कोट। तो गरम सूट लिखने वाले क्या हैं, वो हैं सादत हसन मंटू। तो ऑप्शन आप क्वेश्चन पढ़िए, बड़े गौर से पढ़िए कि पूछा क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को तलाश करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गरम कोट है तो राजेंद्र सिंह बेदी है, अगर गरम सूट होता तो सादत हसन मंटू होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें पूछा गया है राजेंद्र सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या है, यानी ये किस सन में पैदा हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1815, दूसरा है 1915, तीसरा है 1984, चौथा है 1884। बताइए क्या सही होगा। तो जो राजेंद्र सिंह बेदी हैं ये 1915 ईस्वी में पैदा हुए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो 1984 है इसमें इनकी वफ़ात हुई थी। तो अगर हमसे पूछा जाता कि राजेंद्र सिंह बेदी की वफ़ात कब हुई, तब हम बताते कि ये 1984, लेकिन पैदाइश पूछा गया है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां। इसमें पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे, यानी इनके टीचर कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है प्रोफेसर अर्नोल्ड, दूसरा है मीर हसन, तीसरा है दाग देहलवी, चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए प्रोफेसर अर्नोल्ड अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं, बिल्कुल सही है। और जो मीर हसन हैं ये इनके बचपन के उस्ताद हैं, और मीर हसन ही वो उस्ताद हैं जब अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से सर का खिताब दिया गया, यानी सर का अवार्ड दिया गया। तो इन्होंने ये कहने से मना कर दिया कि पहले मेरे उस्ताद, जो इनके बचपन के उस्ताद थे जिनका नाम मीर हसन था, तो इन्होंने कहा कि पहले मेरे बचपन के उस्ताद को शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए, उसके बाद ही मैं सर का खिताब लूँगा। तो इनके कहने के मुताबिक मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया, फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल ने भी सर का खिताब कबूल किया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके उस्ताद हैं। और दाग देहलवी भी इनके उस्ताद हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के ये तीनों उस्ताद थे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। इसमें पूछा गया है, मुहावरा दिया गया है टेढ़ी खीर होना। ये मुहावरा है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में नून अलिफ जबर ना आया है। तो मुहावरा टेढ़ी खीर होना के क्या माने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है परेशान होना, दूसरा है मुश्किल काम होना, तीसरा है काम ना बनना, चौथा है खीर का कम होना। तो देखिए, खीर का कम होना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मुहावरा होता है वो उसका मतलब कुछ और ही होता है, तो खीर का कम होना होगा ही नहीं। अब आप बताइए कि टेढ़ी खीर होना का क्या माने हैं? सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टेढ़ी खीर होना है इसका मतलब होता है मुश्किल काम होना, ना कि परेशान होना और ना ही काम ना बनना। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तीनों नहीं, बल्कि खीर का कम होना तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। इसमें पूछा गया है कि रूहुल अमीन का भी न हरगिज हो सका वहाँ, इंसान जिस मुकाम पे बेबाल व पर गया। दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है? आपको पहचानना है, तो पहले आप इस शेर का मतलब समझिए। तो रूहुल अमीन किसे कहते हैं? रूहुल अमीन कहते हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, जो एक फरिश्ता हैं और सारे फरिश्तों के सरदार भी हैं। तो इनका वहाँ तक पहुँचना नहीं हो सका जहाँ यहाँ बताया जा रहा है इंसान जिस मुकाम पे। तो इस इंसान जो यहाँ पर शायर ने बताया है, तो इंसान से मुराद है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो वहाँ तक पहुँच गए। और कैसे पहुँचे? बगैर बाल व पर के, यानी जो फरिश्ते होते हैं उनके पर होते हैं, लेकिन इंसान के कोई पर नहीं होता है, फिर भी ये वहाँ तक पहुँचे। कहाँ की बात हो रही है? तो मेराज की बात हो रही है। तो इसमें तारीखी वाक़या का जिक्र किया गया है, कुरान व हदीस की रोशनी की तरफ कोई इशारा किया गया है, उसकी तरफ कोई बात बताई गई है। तो आप फौरन से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर तलमीह का जिक्र हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तशबीह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वो सारे लफ्ज़ आए ही नहीं हैं। तरह, सा, सी से, गोया, मिसल, जैसे, जैसा, ज्यूं, त्यों, मानिंद, ये लफ्ज़ तो कहीं नहीं आए, तो तशबीह नहीं होगा। और इस्तिआरा भी नहीं होगा, किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं बताया गया है। और तजनीस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तजनीस के लिए तो 2 लफ्ज़ों का एक जैसा होना पाया जाता है, या तो वो कहे सेम जाएं या लिखे सेम जाएं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन माने दोनों के मुख्तलिफ हों, यानी अलग अलग हों, तो उसको हम तजनीस कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये सनात तलमीह की बात हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ हुक्म की जमा होती है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हुकूक, दूसरा है हाकिम, तीसरा है एहकाम, चौथा है हकीम। बताइए कौन सही होगा? तो हुकूक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हक की जमा है। और हाकिम भी नहीं होगा। एहकाम होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हकीम भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है नज्म सुख की तान किसने लिखी? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है चकबस्त, दूसरा है अख्तरुल ईमान, तीसरा है मीरा जी, चौथा है नज़ीर अकबराबादी। बताइए कौन सा सही होगा? तो जो चकबस्त है इन्होंने नज्म लिखी है कश्मीर। किस नज्म को इन्होंने लिखा है? कश्मीर। और जो अख्तरुल ईमान है इन्होंने एक बहुत ही प्यारी नज्म लिखी है जिसका नाम कब्र है। और जो मीरा जी हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुख की तान जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको लिखने वाले मीरा जी हैं। और नज़ीर अकबराबादी जो हैं इन्होंने लिखा है रोटी नामा। क्या लिखा है? रोटी नामा। इन सब को भी आप याद रखिए कि किसने क्या लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है कि नज्म के दूसरे माने क्या हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इंतज़ाम, दूसरा है तरतीब, तीसरा है आराइश और चौथा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा सही होगा? तो नज्म के दूसरे माने यानी नज्म के ही और माने कौन से हैं? इंतज़ाम भी हैं, तरतीब भी कहते हैं और आराइश भी कहते हैं, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नज्म के लग़वी माने होते हैं मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ खार का मुतज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद कहते हैं उल्टा को। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गुल, दूसरा है हार, तीसरा है बदतर, चौथा है खास। बताइए कौन सा सही होगा? तो लफ्ज़ खार का मुतज़ाद होता है गुल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हार नहीं होगा, बदतर नहीं होगा और खास भी नहीं होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें पूछा गया है कि जिस नज्म में तमाम मिसरे बराबर हों, मिसरा क्या होता है, मिसरा कहते हैं लाइन को, तो सारे लाइन बराबर हों मगर उनमें काफिया ना हो, उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है नज्म मौडरा, दूसरा है पाबंद नज्म, तीसरा है आज़ाद नज्म, चौथा है नस्र नज्म। तो कौन सा सही होगा, तो नज्म मौडरा जो है इसमें ही सारे मिसरे तो बराबर होते हैं लेकिन उनमें काफिया नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाबंद नज्म नहीं होगा, आज़ाद नज्म भी नहीं होगा और नस्र नज्म भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। इसमें पूछा गया है कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हों यानी कि उल्टा हों, उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है तलमीह, चौथा है तज़ाद। तो ये आप तो बड़ी आसानी से बता पा रहे होंगे कि यहाँ पर तज़ाद की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको सॉल्व किया। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।